जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान ली फ्री कल्टीवेटर्स की मिसिंग केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मीनवाइल उसने 5 फ्रेंड ऑफ मेंगशान के ग्रुप के साथ अलायंस भी बना ली थी। इन लोगों ने मिलकर उन सभी फ्री कल्टीवेटर्स को ब्लैक डीमन कल्ट से रिहा कर लिया। साथ ही साथ हानली ने वांग, यंग प्रिंस और टाइलियो के साथ भी जबरदस्त फाइट की थी, जिसमें मेंगशान की टीम ने हानली का पूरा साथ दिया। भले ही टाइलियो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, मगर यंग प्रिंस और वांग हानली के हाथों मारे गए थे। अब हानली का अगला टारगेट है ब्लैक डीमन कल्ट का लीडर, मगर हानली उससे अकेले निपटना नहीं चाहता, तो वो अपने मास्टर को मदद मांगने के लिए एक लेटर सेंड कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं वांग चान को, जो कि डोंगशान को लेकर ओल्ड डीमन युनलू के मैंशन पहुंच गया था। डोंगशान को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग चान उसे डीमन युनलू से मिलने क्यों लाया होगा। तो अब जोंगू तुरंत ही युनलू को बताने लगा कि उनसे मिलने के लिए वांग चान पहुंच चुके हैं। दरअसल डीमन युनलू शेयर्ड जॉय सेक्ट का लीडर था। वांग चान उसे जेड टोकन शो करते हुए बताने लगा कि मैं यहाँ पर एक रेयर ऑब्जेक्ट लेकर आया हूँ, जिसके बाद युनलू ने तुरंत ही उस जेड टोकन को अपनी तरफ खींच लिया। उस टोकन को नजर भर देखते ही डीमन युनलू वांगचान के सामने पहुंच जाता है। इस बंदे को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई डीमन होगा। इनफैक्ट ये तो काफी ज्यादा हैंडसम था और शायद इसकी वजह होगी इसकी यूनिक कल्टीवेशन। ये बंदा नेसेंट सोल के मिडिल स्टेज पर था और तभी उसकी नजर पड़ी डोंगशान पर। युनलू तो उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। सबसे पहला सवाल जो उसने डोंगशान से पूछा था वो था डोंगशान के मास्टर यानी कि रेड विस्प पैट्रियार्क के बारे में। ओके तो तुम्हारी मदर कैसी है? जो सुनकर डोंगशान थोड़ा सा हैरान हो गई, जिसके बाद इन लोगों के लिए डांस और लजीज खाने का बंदोबस्त किया गया। ये सारी तैयारियां सिर्फ डोंगशान के आने की खुशी में की थी। दरअसल डीमन युनलू डोंगशान का फादर है और पैट्रियार्क उसकी मदर थी। युनलू डोंगशान को बता रहा था कि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लगाया नहीं गया, इट मीन्स कि तुम्हारी माँ ने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन अगर वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती तो उसने जेड पेंडेंट कभी तुम्हें पहनने नहीं दिया होता। जिस पर डोंगशान युनलू से कहने लगी कि मेरी मास्टर तो ह्यूमन सेक्स से बिलोंग करती है और आप हो डिमोनिक सेक्ट से, तो फिर आप दोनों में प्यार कैसे हुआ? तो युनलू बताने लगा कि दरअसल 7 ग्रेट सेक्ट हमारी 6 डेविल डाओ सेक्ट से अलग हुए हैं। हजारों सालों पहले हमारे कॉन्टिनेंट पर हमला हुआ था। उसी वक्त 7 ग्रेट सेक्ट मौका देखकर यहाँ से भाग निकले और उन्होंने जू कंट्री से बाहर जाकर अपने अपने सेक्ट बना लिए। उन्होंने खुद को सच्चाई की राह पर चलने वाले बताकर वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। डोंगशान को तो इस शॉकिंग खुलासे पर एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं हो रहा था। तो वांगचान उसे बताता है कि मास्क मून सेक्ट इसी शेयर्ड जॉय सेक्ट से अलग हुआ था। स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन ओरिजिनेट हुआ था शील्ड स्पिरिट सेक्ट से। साथ ही साथ यान फैमिली भी हमारे डिमोनिक सेक्ट का हिस्सा थी, जिसे हमने अब वापस से हमारे सेक्ट के साथ मर्ज कर दिया है। वेल उसी डेविल स्पिरिट सेक्ट का मास्टर हूँ मैं और मेरा नाम है वांगचान। अब अगर फिलहाल की हालत देखकर बताया जाए तो मुझे नहीं लगता कि 7 सेक्ट ज्यादा दिनों तक यूनाइट रह पाएंगे। उन्हें आज न कल हमारे साथ एक होना ही पड़ेगा। वहीं पर युनलू डोंगशान से कहने लगा कि तुम मेरी बेटी हो, एक टाइगर की बेटी जो सालों तक उन भेड़ बकरियों में रह के वापिस आई है। तो मुझे अब तुम्हें शुरू से ट्रेनिंग देनी होगी, इसलिए आज के बाद तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो। दरअसल तुम एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा हुई थी, तो अब तुमने मेरे शेयर्ड जॉय सेक्ट की सुप्रीम कल्टीवेशन मेथड का यूज करके खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। वेल तुम्हारे पास जो टैलेंट बाय बर्थ आया है वो मेरा ही इनहेरिटेंस था। साथ ही साथ युनलू वांगचान का भी शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि वांगचान की वजह से युनलू अपनी बेटी से फाइनली मिल पाया। मगर वो वांगचान से पूछता है कि तुम जब डोंगशान को यहाँ लेकर आए थे तब इसकी माँ ने तुम्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस पर वांग जवाब देते हुए कहने लगा कि डोंगशान और मेरी यान फैमिली में ही मुलाकात हुई थी और उस वक्त मैंने डोंगशान के टैलेंट को नोटिस किया। दरअसल येलो मैपल वैली के लोग इसे एक बंदे की पार्टनर बनाने पर तुले हुए थे और वो बंदा डोंगशान के साथ कुछ ज्यादा ही रूड था। तो युनलू से उस बंदे का नाम पूछता है, जिस पर वांगचान कहता है कि वैसे तो उस बंदे का नाम लिया जाए वो इस लायक नहीं है, मगर फिर भी आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है ली फेयू। जो सुनते ही बेचारे जोंगू के सीने में दर्द होने लगा और वही दूसरी तरफ हानली को भी छींक आने लगी। वो सोचता है कि मैं इतने सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ, फिर मुझे यूँ अचानक से छींक क्यों आई? जरूर से मुझे कोई याद कर रहा होगा, इसलिए वो जल्दी से कल्टीवेशन पर फोकस करता है। फिलहाल उसने अजूर इसेंस सोर्ड मैनुअल के 6 लेवल को मास्टर कर लिया था और साथ ही उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। बस कुछ समय
बाद ही वो फाइनल स्टेज को भी पार कर लेगा। मगर फिर भी उसकी बॉडी में फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स थे, जिसके चलते हानली के कोर फॉर्म करने के चांसेस ना के बराबर हैं। फिलहाल तो उसे बस 3 रेवोल्यूशन आर्ट पर ही डिपेंड रहना था। अगर वो अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके अपने ट्रू एसेंस को कंप्रेस करता जाए तो ही वो ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट स्टेज यानी कि कोर फाउंडेशन में एंटर कर पाएगा। हानली सोच रहा था कि अगर मेरे पास 5 एलिमेंट फ्यूजिंग एलिक्सर का मैनुअल होता तो उसके लिए कोर फॉर्म करना काफी आसान हो जाएगा। और हानली को ये मेथड यंग प्रिंस की कल्टीवेशन से पता चली थी, मगर हानली के पास अभी भी इसका पूरा नॉलेज नहीं है। साथ ही साथ उस यंग प्रिंस की मेमोरीज में 5 एलिमेंट को कंबाइन करके डिमोनिक कोर फॉर्म करने की मेथड थी, मगर इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बस उस ब्लैक डीमन कल्ट के लीडर के ही पास होगी। साथ ही हानली रिसेंटली हुई फाइट्स को याद करके कह रहा था कि अब मैं सोर्ड के साथ टैलिस्मान भी यूज कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी फॉर्मेशंस पर भी काफी अच्छी पकड़ बन रही है। इनफैक्ट सिल्क थ्रेड और पपेट आर्ट का यूज करके मैं खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। और तभी हानली की डोर पर किन फैमिली का सर्वेंट आ जाता है। वो कह रहा था कि आपसे मिलने के लिए आपके फ्रेंड्स आए हैं। वेल, हानली से मिलने आए थे सीनियर लियू, जोंग, जुआन और सोंगमिंग। दरअसल मास्टर लियुआ ने इन्हें हानली की मदद करने भेजा हुआ था। तो हानली इन्हें ब्लैक डीमन कल्ट के बारे में सारी जानकारी देने लगा। वो उन्हें बताता है कि इस कल्ट के पास 4 ब्लड सर्वेंट्स हैं, जो कि उनके लीडर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये 4 लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की इनिशियल स्टेज पर हैं, मगर इनका लीडर फाइनल स्टेज के एकदम करीब जा चुका है। तो अब हानली और उसके दोस्त उस लीडर से कैसे निपटा जाए इसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। हानली उन्हें मैप के जरिए बता रहा था कि उन लोगों का अड्डा पैलेस के ठीक नीचे है, तो वहाँ जाना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जिस पर जुआन कहता है कि अगर हम वहाँ गए तो पकड़े जाएंगे। वो जगह कोई गार्डन नहीं बल्कि एम्परर का पैलेस है। मगर सीनियर लियू का मानना था कि उन्होंने जल्द से जल्द उस डीमन कल्ट पर अटैक कर देना चाहिए, वरना वो लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, फिर तो उन्हें ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जुआन सीनियर लियू की बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं था और इसी के चलते उन दोनों में बहस हो गई। तो हानली भी जुआन को समझाता है कि उस जगह पर अटैक करना ही सही रहेगा। फिलहाल वो फाउंडर क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है। अगर उसने ब्रेक थ्रू कर लिया फिर तो उसे रोकना हमारे बस की बात ही नहीं। उसके पास एक सीक्रेट मेथड है जिसका यूज करके वो डीमन कोर को फॉर्म कर लेगा। अगर वो कोर अचीव कर गया तो फिर पता नहीं वो कितने मासूमों की जान का दुश्मन बन जाएगा। जो सुनकर सोंगमिंग भी अब अटैक करने के लिए तैयार हो गया, मगर जुआन अभी भी इसके लिए राजी नहीं होता। वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ से रवाना होता हूँ। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। उसे जाता हुआ देखकर सोंगमिंग को टेंशन आने लगा कि उनकी टीम से एक पर्सन कम हो गया। तो जोंग कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने मिस चेन को भी इनवाइट किया है। वैसे भी वो ऑटम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आने ही वाली थी, तो वो भी हमारी टीम का हिस्सा बनेगी। इधर हानली तो मिस चेन का नाम सुनते ही परेशान हो गया। वो हर बार इस बंदी से दूर भागने की कोशिश करता है, मगर किस्मत हमेशा उन्हें आपस में टकरा ही देती। वहीं पर हम किन फेई को भी देख पाते हैं। वो हानली पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि हानली ने उसके घर पर अपने दोस्तों को इनवाइट किया, मगर उसका सर्वेंट अब हानली को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। तो कहता है, प्लीज आप हानली पर गुस्सा मत कीजिए, शायद उन्होंने फेस्टिवल के लिए ही अपने दोस्तों को बुलाया होगा। जिस पर किनफ्यू कहता है, ठीक है मैं हानली को तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसके दोस्तों को सबक सिखाना तो बनता ही है। वही दूसरी तरफ मोरवान अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुँच गई थी, जो कि मैंशन में सर्वेंट था। वो उसे वांग के बारे में पूछने लगी, तो बंदा बताता है कि वांग तो काफी दिनों से गायब है, साथ ही साथ यंग प्रिंस का भी कोई ठिकाना नहीं। लोग कह रहे थे कि शायद वो दोनों उस इमॉर्टल मास्टर के साथ कल्टीवेशन की जर्नी पर गए होंगे। ये खबर सुनकर तो मोरवान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि हानली ने उस वांग को खत्म करके उसका बदला ले लिया है। जिसके बाद हमें कैपिटल का खूबसूरत नजारा दिखाया गया। पूरे टाउन को दुल्हन जैसा सजाया हुआ था, ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पर लैंटर्न्स ना हो। तो हानली भी टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ पहुँच गया। जोंग और सोंगमिंग तो वहाँ बिकने वाली चीजें देखकर ही खुश हो गए। मॉर्टल्स की ये दुनिया इन दोनों को तो काफी ज्यादा भा गई थी, मगर सीनियर लियू और हानली पर इसका कोई खास असर नहीं होता। साथ ही साथ सीनियर लियू हानली से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि कल्टीवेशन की सेल्फिश दुनिया में भी वो अपनी जान पर खेलकर दूसरे लोगों को बचा रहा था। वो हानली से कहते कि तुम भी मेरे ही जैसे हो, भले ही हमने एक साथ कभी कोई मिशन पूरा नहीं किया, मगर तुम्हारी काबिलियत ने मेरा दिल जीत लिया है। तो हानली इसका सारा क्रेडिट अपनी किस्मत को देने लगा। साथ ही साथ लियू इस ब्लैक डीमन कल्ट पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। वो कहते कि इन डीमन कल्टीवेटर्स ने मासूमों के साथ जो कुछ भी किया वो बातें मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। इन्होंने बस अपनी सेल्फिश रीजन के लिए न जाने कितने लोगों को सैक्रिफाइस किया होगा। तो जब तक मैं उन्हें खत्म ना कर दूं मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। उनकी
की बातें सुनकर हानली समझ गया था कि सीनियर लियू का जरूर से कोई पास्ट है, वरना वो इतनी आसानी से कभी गुस्सा नहीं होते। तब तक जोंग भी मिस चेन को लेकर वहाँ पर पहुँच गई थी। जोंग को तो शक था कि मिस चेन और हानली का कोई चक्कर चल रहा है, तो तुरंत ही सीनियर लियू के साथ आगे चली गई ताकि इन दोनों को बात करने का मौका मिले। तो ये दोनों भी टाउन को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। वहाँ के मॉर्टल्स लोगों को एंजॉय करता हुआ देखकर हानली को अपने फैमिली और दोस्तों की याद आने लगी, जिनसे हानली सच्चे दिल से प्यार करता था। उन्हें अब मिस करके काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और तभी वहाँ पर मिस चेन के सीनियर्स आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनसे हानली की गोल्डन ड्रम प्लेन पे मुलाकात हुई थी। वेल, इनके नाम है जू और वांग। वो हानली को ताना मारती हुई कह रही थी कि आप तो यहाँ पर फेस्टिवल के मजे ले रहे हो और एक हम है कि हमें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो मिस चेन ने उन्हें गुस्से में बता दिया कि वो भी यहाँ पर मौज मस्ती करने नहीं आए, बल्कि मिशन पर आए हैं। अब वहाँ पर फायरवर्क्स होने वाले थे, तो ये सभी लोग तुरंत ही ब्रिज पर पहुँच गए। यहाँ से वो फायरवर्क और लैंटर्न्स का खूबसूरत नजारा देख सकते थे। हानली भी ये सब देख काफी ज्यादा खुश हो गया। ब्रिज की दूसरी तरफ मोरुआन भी पहुँच चुकी थी और तभी उसने दूर से ही हानली को देख लिया, तो हानली से बात करने के लिए तुरंत ही उसके पीछे जाने लगती है। मगर हानली भीड़ में ही कहीं गायब हुआ था। एक पल के लिए तो एक दूसरे की साइड से गुजर जाते हैं, मगर मोरुआन का उस पर ध्यान ही नहीं गया। मगर जब मोरुआन ने हानली को देखा तब तक फायरवर्क्स का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। साथ ही साथ वहाँ पर ड्रैगन डांस भी शुरू हो गया, तो उसे देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। अब मोरुआन हानली के पास जाने वाली थी कि तभी उसकी नजर पड़ी मिस चेन पर। तो मोरुआन मायूस होकर अपने दिल को ही समझाने लगी कि शायद हानली उसी दुनिया से बिलोंग करता है, वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। उतने में ही सिटी में आतिशबाजी शुरू हो गई। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। वहीं पर मोरुआन रोते हुए हानली को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली गई। गाइस, वाकई इस बंदी के लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके जितना प्यार हानली से किसी ने भी नहीं किया होगा, मगर मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स की दुनिया ने इन्हें अलग कर दिया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हानली ने मोरुआन को देख लिया था, मगर फिर भी वो उससे मिलने नहीं गया, क्योंकि वो मोरुआन को और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए वो भारी दिल से उसे अलविदा कहकर अपने दोस्तों के पास वापिस आ जाता है। फायरवर्क्स को देखते हुए जोंग ने सीनियर लियू का हाथ थाम लिया था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही साथ सोंगमिंग भी जोंग से एक तरफा प्यार करता था, मगर ये बात किसी को पता ही नहीं थी। ना ही सोंगमिंग ने इसका कभी जिक्र किया। वो तो बस जोंग को खुश देखना चाहता है। अब फेस्टिवल खत्म हो चुका था और देर रात को हम जुआन को देख पाते हैं, जो कि अभी भी अपने टीम से नाराज है। और उतने में किन्फे अपने कुछ सड़क छाप गुंडों को लेकर उसकी पिटाई करने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि तुम हानली के दोस्त हो ना, तो चलो अब हम तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। इधर जुआन को लग रहा था कि हानली ने इन लोगों को उसकी पिटाई करने भेजा होगा। थोड़ी देर में हम देख पाते कि फिर जुआन के हाथ बुरी तरह से चोक हो रहा। उन मॉर्टल्स को पता ही नहीं था कि जुआन एक कल्टीवेटर है। जुआन यहाँ पर कोई मसला नहीं चाहता था, इसलिए उसने इन सभी को वहाँ से भगा दिया। मगर उनके जाते ही जुआन पर फायरबॉल से अटैक होना शुरू हो गए, जिससे युआन जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। और अब वहाँ पर एंट्री होती है किंगवेन की, जो कि एक ब्लड सर्वेंट था। किंगवेन जुआन से कह रहा था कि तुम तो बहुत ही ज्यादा रहमदिल हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उन मॉर्टल्स को चींटियों जैसा मसल देता। जुआन उससे पूछता है कि भाई तू है कौन, जिस पर किंगवेन कहने लगा कि शायद तू वही है जिसने टाइलियो की कुत्ते जैसे धुलाई की थी। ये सुनते ही जुआन समझ जाता है कि ये लोग उसे हानली समझ रहे हैं, तो उसने अपनी सोर्ड से किंगवेन पर अटैक करना शुरू कर दिया। मगर किंगवेन अपने फिंगर से ही उसकी सोर्ड को रोक लेता है। तो जुआन अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने वेपन को दोबारा से समन करने की कोशिश करने लगा, जो देख किंगवेन कह रहा था कि अरे तुम तो इतने पावरफुल हो ही नहीं, फिर तुम उस टाइलियो को कैसे हरा पाए। साथ ही साथ उसने जुआन की सोर्ड से उस पर ही अटैक कर दिया था, मगर जुआन बेंड होकर उसके अटैक से बच जाता है। उसने अब अपनी तलवार भी होल्ड कर ली थी। जुआन सोचता है कि पता नहीं हानली ने इतने खतरनाक बंदों को कैसे उकसाया होगा। अब मुझे कुछ भी करके सीनियर लियो को इसके बारे में बताना होगा, वरना वो सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो किंगवेन से कहने लगा कि भाई तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए ये फाइट यहीं पर रोक दो। मगर किंगवेन ने तो जुआन के साथ फाइट की जिम्मेदारी येशी को सौंप दी थी। और तभी येशी की वहाँ पर एंट्री होती है। उसकी तेज स्पीड के सामने जुआन की सोर्ड भी फीकी पड़ गई, जिसके बाद हमें इन दोनों में जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। जुआन येशी को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो भुने हुए बैंगन जैसा येशी जुआन पर ही भारी पड़ जाता है। उसने जुआन की जम के धुलाई की थी। साथ ही साथ जुआन जब भी उस बंदे पर अपनी सोर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, वो बंदा अपने फायरबॉल अटैक से उसे काउंटर करने लगा और फाइनली उसने जुआन को पिलर पर पटक दिया था। उसे लगता है कि अब तो ये बंदा फाइट बैक नहीं करेगा, मगर तभी जुआन अपनी सोर्ड लेकर बाहर आ गया। वो तो बस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था।
था, मगर एशी उसका रास्ता रोकने लगा। वो जुआन को सीधी जमीन पर घसीटते हुए उसके सीने पर अपना पाँव रख देता है। ये सब करके वो बस जुआन को अपना डोमिनेंस शो कर रहा था। तो जुआन उसे कहता है, देखो तुम गलत बंदे पर अटैक कर रहे हो, मैं किसी टाइलियो को नहीं जानता। जिस पर किंगवेन कह रहा था कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे फाउंडर ब्रेक थ्रू करने के काफी करीब है, तो तुम्हें सैक्रिफाइस करके हम उनकी मदद कर पाएंगे। ये सुनते ही जुआन काफी ज्यादा भड़क गया। वो अब तुरंत ही अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन करते हुए एशी पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा काफी पीछे ढकेला गया था। अब जुआन उसका चैप्टर फिनिश करने वाला था कि तभी किंगवेन उसे अपनी वुडन वाइन्स में जकड़ लेता है। अब ये सीन यहीं पर कट होके हम हान ली को देख पाते हैं, जो रात के अंधेरे में एम्परर के पैलेस में घुस गया था। वल यहाँ पर वो अपना एक हिडन फॉर्मेशन सेटअप करने आया था, क्योंकि अगले ही दिन ये लोग उस ब्लैक डीमन कल्ट पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम टाइलियो को देख पाते हैं, जिसे फाउंडर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए पूरी तरह से हील कर देता है। उसका हाथ अब दोबारा से जनरेट हो गया था, तो टाइलियो तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। वो कह रहा था कि आप क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी होकर भी आपने मेरी इंजुरीज को हील किया, इसलिए मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जिस पर फाउंडर कहता है कि तुम कई सालों से मेरी सेवा करते आए हो, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। साथ ही साथ फाउंडर ने टाइलियो को बता दिया कि उसकी बॉडी पर एक मार्क सेटअप है, अगर टाइलियो चाहे तो उसे निकाल सकता है, मगर टाइलियो ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि इसी मार्क का यूज करके मैं उस बंदे को फंसा सकता हूँ। साथ ही साथ वो फाउंडर से कहने लगा कि आपके बाकी के ब्लड सर्वेंट भरोसे के लायक नहीं है, प्लीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहे। जिस पर फाउंडर कहता है कि तुम मेरे साथ तब से हो जब से मैंने तुम्हें लाशों के ढेर से उठाया था। इन 30 सालों में मैं तुम सभी को अच्छे से पहचान चुका हूँ, इसलिए तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम्हारा काम है मेरे दुश्मनों का खात्मा करना, तो बस उसी पर फोकस करो। वैसे भी ज्यादा सोचने से बाल झड़ते हैं, शायद इसी वजह से तुम्हारे सिर पर बाल नहीं रहे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इधर हानली अपनी टीम के साथ मैप के जरिए पैलेस का मुआयना कर रहा था। इन्हें लाइब्रेरी के पास ही टाइलियो के आखिरी ट्रेसेस मिले थे, तो ये लोग समझ जाते हैं कि उसी लाइब्रेरी के नीचे ब्लैक डेमन कल्ट का अड्डा होगा। तो सीनियर लियो ने जोंग और मिस चेन को एम्परर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी, और बाकी बचे सभी लोग ब्लड सर्वेंट का मुकाबला करने वाले थे, और इसके लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मगर हानलियो ने बताता है कि ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। वो लोग अगर डिमोनाइजेशन मेथड का यूज करें तो काफी खतरनाक बन जाएंगे, फिर तो हम उन्हें बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। मगर ये मेथड चाहे कितने भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, इसकी भी एक कमजोरी है, इन्हें डिमोनाइज होने के लिए ब्लड कुकुन में जाना पड़ता है, और इसमें काफी सारा वक्त लगेगा। तो हम मीनवाइल उस कुकुन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तभी जोंग हानली से कहती कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सीनियर लियो पर नजर रखना। वले डीमंस को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं। जिस पर सॉन्गमिंग कहने लगा, रे मैं हूँ ना, मैं सीनियर लियो का ख्याल रखूंगा। तो जोंग कहने लगी, तुम साथ जा रहे हो इसलिए तो मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही। वेल इन दोनों की नोकझोंक हमेशा चलती रहती थी, जो देख कर ही सभी लोग हंसने लगे, सिवाय हानली को छोड़कर। वो कहता है कि टाइलियो ने इतनी दिनों से कोई हरकत नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरे मार्क के बारे में पता चल गया हो। इस बात पर सीनियर लियो भी अग्री थे। वो कहते, हानली तुम एकदम सही बोल रहे हो, मेरे ख्याल से उन्होंने इस जगह पर कोई ट्रैप बिछा के रखा होगा, इसलिए हम सीधे कोल्ड पैलेस पर अटैक करेंगे। इनका फाउंडर इसी जगह पर छुप कर कल्टिवेट कर रहा होगा। और तभी इन्हें किसी की आहट हुई। दरअसल वो किन फैमिली का सर्वेंट था। वो हानली को बताता है कि कैपिटल सेफ नहीं है, कल रात ही किनफे ऊपर अटैक हुआ था, शायद किसी कल्टिवेटर ने ही उस पर अटैक किया होगा, तो प्लीज आप जरा संभाल कर रहिए। तो ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर से जुआन ने फेयू के साथ फाइट की होगी, मगर इन्हें इस बात की कोई आइडिया नहीं थी कि जुआन तो ऑलरेडी दुश्मनों के कब्जे में है। अभी सभी लोग वहाँ से जाने के बाद मिस चेन हानली से बात करने लगी। वो कहती है, मैं जानती हूँ आपने मुझे बचाया था, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि किसी और जगह भी हमारी मुलाकात हुई थी, मगर मैं उसे ठीक से याद नहीं कर पा रही। खैर यह सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद मैं आपसे एक स्पेशल जगह मिलना चाहती हूँ। दरअसल येलो मैपल वैली में एक व्हाइट वैली है, तो क्या आप मुझसे मिलने वहाँ आ सकते हो? वो जगह क्रिसंथस फ्लावर से भरी हुई है, तो आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो हानली उसका इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है, मगर उसे एग्जैक्टली पता नहीं कि इस बैटल में उनमें से कितने लोग जिंदा बच पाएंगे। अब रात के समय हमें कोल्ड पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे सिपाही तैनात थे, और उसी वक्त वहाँ पर बिंग याओ आ जाता है। वो अपने तीनों साथियों पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने इस बेचारे को अकेले ही पहरा देने भेज दिया। वो कहता है कि बस एक बार फाउंडर कल्टीवेशन से बाहर आ जाए, फिर इन सबको पनिश नहीं करवाया तो मेरा नाम बदल देना। अब मिडनाइट होते ही अचानक से कोल्ड पैलेस पर फायर एरोज की बारिश होने लगी, तो बिंग याओ तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, मगर वहाँ मौजूद लो लेवल के कल्टीवेटर
कल्टिवेटर्स उसमें मारे जाने लगे। वेल ये अटैक किया था सॉन्गमिंग ने और उसे देखकर सीनियर लियू भी उस पर इम्प्रेस हो गए। अब हानली और उसकी टीम सीधे कोल्ड पैलेस के सामने पहुंच जाती है। हानली की वहां आते ही बिंगयाओ ने उस पर एक आइस व्हील से अटैक कर दिया, मगर हानली उसके अटैक से बचते हुए टैलिस्मान का यूज कर बिंगयाओ की शील्ड को ब्लास्ट कर देता है। तब तक वहाँ पर कुछ और कल्टिवेटर्स आ गए थे, तो ये लोगों ने खत्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें इन लोगों के दरमियान जबरदस्त फाइट देखने को मिली। बिंगयाओ के पास बोन डिवावरिंग व्हील था, जिसकी मदद से वो सॉन्गमिंग पर अटैक कर देता है, मगर सॉन्गमिंग ने तो उसे गेंद जैसा वापस बिंगयाओ की तरफ पास कर दिया। तो बिंगयाओ एक बार फिर से सॉन्गमिंग को डोमिनेट करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। वो देखता है कि सीनियर लियू तो बड़ी ही फुर्ती से उसके लोगों को खत्म कर रहा है, तो कहने लगा कि हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, जल्दी से उन तीनों को खबर भेजनी पड़ेगी। तो एक बंदा तुरंत ही बिंगयाओ के साथियों की तरफ रवाना हो गया, मगर सॉन्गमिंग उस पर अटैक करके उसे नीचे ही गिरा देता है। इधर सीनियर लियू बचे हुए कल्टिवेटर्स के साथ फाइट कर रहे थे। उतने में हानली देखता है कि एक बंदा वहाँ से भाग रहा, तो उसने जल्दी से अपनी सिल्वर थ्रेड में उस बंदे को जकड़कर जमीन पर पटक दिया। साथ ही साथ हानली ने उस पर एक टैलिस्मान भी चिपका दिया था, ताकि वो अपनी जगह से हिल भी न पाए। अब हानली सीधा बिंगयाओ पर अटैक करने चला गया। तब तक एक बंदा फायर बॉम्ब से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। हालांकि सॉन्गमिंग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, मगर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसे देख हानली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये ब्लास्ट बाकी के ब्लड सर्वेंट का ध्यान जरूर से खींच लेगा। इधर बिंगयाओ को ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी के ब्लड सर्वेंट को देख पाते हैं, जो कि कोल्ड पैलेस से दूर टावर पर पहरा दे रहे थे, और उतने में उन्हें फायर बॉम्ब की आवाज आई, तो लोग तुरंत ही कोल्ड पैलेस की तरफ रवाना हो गए। इधर हानली, सीनियर लियू और सॉन्गमिंग एक साथ मिलकर बिंगयाओ पर अटैक कर देते हैं। तो बंदा बोन डिवावरिंग व्हील को रोटेट करते हुए इन तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था, इसलिए ये लोग उस पर स्लैश अटैक करने की कोशिश करने लगे। साथ ही साथ सीनियर लियू ने वहाँ पर हजारों ब्लास्ट कर दिए थे, मगर बिंगयाओ के पास आइस पावर थी, जिसके चलते इनके फायर अटैक से वो आसानी से बचता जा रहा था। अब उसने अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस पूरी जगह पर बर्फ स्प्रेड कर दी। वहाँ पर आइस के बड़े बड़े लैंसेस क्रिएट हो रहे थे, और उसी को ब्लास्ट करते हुए वो हानली और सॉन्गमिंग को पीछे पुश कर देता है। वेल बेसिकली ये बंदा इन तीनों पर भारी पड़ गया था। हानली कहता है कि जितनी ज्यादा ये बैटल लंबी खींचेगी, हम उतनी ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, तो अब ये इसे जल्दी से खत्म करने का डिसीजन लेते हैं। पहले मूव सॉन्गमिंग ने यूज की, जिसमें हानली ने भी उसका साथ दिया था, मगर उस बंदे ने आइस लेंसेस का यूज करते हुए खुद को बचा लिया। तो सॉन्ग बड़े ही स्टाइल के साथ उसके आइस लेंसेस के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इधर हानली गोल्ड बीटल से उस पर अटैक कर रहा था, मगर उसके व्हील बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो हानली के अटैक को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए हानली सिल्वर थ्रेड का यूज करते हुए फाइनली उस बंदे को जकड़ लेता है, जो देखकर सॉन्ग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब लियो ने बिंगयाओ को खत्म करने के लिए अपनी स्पेशल सोर्ड को समन कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी से बिंगयाओ की तरफ आगे बढ़ रही थी। उस सोर्ड को देखकर बिंगयाओ अपने साथियों को गालियां देना शुरू करता है। वो कह रहा था, सालो कमीनो, तुमने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, अब देखना मौत के बाद भी मैं तुम्हें हॉन्ट करने वाला हूँ। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसमें लियो की सोर्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये लोग देखते हैं कि बिंगयाओ को बचाने के लिए टाइलियो वहाँ पर आ चुका है। हानली देखता है कि इस बंदे का हाथ तो दोबारा से रीग्रो हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अब मिस चेन और जोंग को देख पाते हैं। मिस चेन को तो हानली की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, जो देखकर जोंग उसे चिढ़ाने लगती है। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम हानली को पसंद करती हो, जिस पर मिस चेन कहती, ना ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। वेल मेरा छोड़ो, मैं ये जानती हूँ कि तुम सीनियर लियो से प्यार करती हो। जब ये मिशन पूरा होगा तब हम जरूर से इसके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद ये दोनों भी पैलेस की तरफ रवाना हो गई। इन्हें एम्परर जिन को प्रोटेक्ट करने का काम दिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गमिंग अपनी साथियों को बता देता है कि गेंडा टाइलियो मेरा शिकार है, तो तुम लोग इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं करोगे। जिसके बाद वो अपनी हेवी सोर्ड से टाइलियो पर अटैक कर देता है, मगर टाइलियो की इवल एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सॉन्गमिंग की सोर्ड उसे भेद भी नहीं पाती। मीनवाइल टाइलियो बिंगयाओ से कह रहा था कि तुम जल्दी से डिमोनाइज मेथड को एक्टिवेट करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है। जिसके बाद वो सॉन्गमिंग की तलवार को कूल अंदाज में उसी की तरफ वापस थ्रो कर देता है। इधर बिंगयाओ वांग और जू को उड़ाते हुए अपने एक सिपाही को दबोच लेता है। उसने इस बंदे का खून पीना शुरू किया था। वहीं पर टाइलियो हानली से कहता है कि मेरे कटे हुए हाथ का बदला लेने का वक्त आ चुका है। वो अब सीधे हानली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर उसी वक्त सॉन्गमिंग बीच में आ जाता है। तो टाइलियो ने उस पर अटैक कर उसे साइड में हटा दिया। उसे तो बस हानली के साथ फाइट करनी थी। इधर हानली अपनी गोल्ड बेटल स्वॉर्म से उस पर अटैक कर देता है, मगर टाइलियो ने उसे अपनी पूंछ से जकड़ते हुए
यहाँ से वहाँ पटकना शुरू कर दिया। इसमें हानली बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो सीनियर लियो ने अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए टाइलियो को एक जगह पर ट्रैप कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सॉन्ग ने अपनी हेवी सोर्ड से टाइलियो पर अटैक कर दिया, मगर वो सोर्ड अटैक को ट्रैप होने के बावजूद भी डॉज कर देता है। उल्टा उसने वो सोर्ड सीधे सीनियर लियो की तरफ थ्रो कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। साथ ही साथ टाइलियो खुद को आजाद कर अपनी पूंछ से सीनियर लियो को जकड़ लेता है, मगर सीनियर लियो ने समय रहते उसके सीने पर टैलिस्मान से हमला कर उसे दूर ढकेल दिया और वो भी अब बड़े कूल अंदाज में उससे दूर हो गए थे। हानली कहता है कि मैं इसे होल्ड करता हूँ, तब तक आप लोग बिंगियाओ को डिमोनाइज मेथड से बाहर निकालो। तो ये लोग तुरंत ही बिंगियाओ के पास आ जाते हैं। वो बंदा तो अपनी सिपाहियों की ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा था, साथ ही साथ उसके आसपास एक पावरफुल शील्ड बनी थी, तो सॉन्गमेंग की सोड उसे भेद भी नहीं पाती और उतने में बिंगियाओ अपनी शील्ड को ब्रेक कर सॉन्ग को काफी पीछे ढकेल देता है। लेकिन मीनवाइल सॉन्ग ने अपनी सोड उसकी तरफ रिलीज कर दी थी। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बिंगियाओ ने ऑलरेडी ब्लड कोकून को फॉर्म कर लिया था। तभी सीनियर लियो 1000 सोड टेक्निक को यूज करते हुए उस ब्लड कोकून पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर सॉन्ग ने भी ग्लेशियर विंड स्पीयर को समन करते हुए उस कोकून पर अटैक कर दिया। इतनी सारी तलवारें, पावरफुल स्पीयर, अर्थ और वांग और जू की एनर्जी भी इस कोकून को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हानली पर टाइलियो आइस स्टोन से कई सारे अटैक कर रहा था। साथ ही साथ उसने हानली के सीने में अपना गेंडे जैसा सिर दे मारा, जिससे हानली काफी पीछे पुश हो गया था। अब हानली जानबूझकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसे पता था कि टाइलियो उसके पीछे जरूर आएगा, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। टाइलियो उस पर अटैक करने पहुंच गया, तो मौका मिलते ही हानली ने उसके गले पर वार कर दिया, मगर वो बंदा इतना धीट है कि वो सीधे हानली के सामने आकर खड़ा हो गया। हानली को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद वो हानली को एक जोरदार पंच के साथ नीचे पटक देता है। साथ ही साथ वो खुद भी वहाँ पर कूद गया था और फिर वो हानली को घसीटते हुए उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। मीनवाइल हानली ने अपनी शील्ड बाहर निकाल ली, तो उसे भी टाइलियो ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हानली जल्दी से उसके पाव के पास एक टैलिस्मान छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। अब टाइलियो को ये बात समझ आ पाई, इससे पहले वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था। इसी दरमियान हानली उस पर स्लैश अटैक करने की नाकाम कोशिश करता है। अब इससे भी काम नहीं बना तो हानली ने मिराज क्लोनिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो कि अजुरिसन सोर्ड आर्ट की एक मूव है। हानली के वो सारे फॉर्म्स टाइलियो पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तो टाइलियो ने अपने खतरनाक पावर रिलीज करते हुए इन सभी को एक ही सेकंड में दूर पुश कर दिया। साथ ही साथ वो हानली पर भी हमला करने आगे बढ़ता है, मगर हानली ने अपनी सोड उसकी पूंछ में घुसा दी थी और चारों ओर से उसके क्लोन भी टाइलियो को जकड़ लेते हैं। और फिर मौका मिलते ही हानली ने अपनी बड़ी सी सोड को समन करते हुए टाइलियो की पूंछ काट दी, जिससे तो बंदा गुस्से में बौखला गया था। अब उसने एक ही सेकंड में हानली के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे हानली भी घायल हो जाता है। मगर फिर भी वो टाइलियो को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि पूंछ काटने में तो मुझे बहुत मजा आया, बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ था। तो जवाब के तौर पर टाइलियो सीधे उस पर हमला करने निकल पड़ा। वल ये तो हानली की एक चाल थी। उसने जल्दी से अपने टैलिस्मान को रिलीज करते हुए टाइलियो को उसमें ट्रैप कर दिया। टाइलियो देखता है कि हानली ने अपनी सोड को भी समन कर लिया है, तो जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है। इसमें टाइलियो आजाद तो हो गया, मगर हानली ने मौके पे चौका मारते हुए टाइलियो पर अपनी अजूर सोड से एक जोरदार स्लैश कर दिया। और तो और पिछली बार जैसे इस बार भी हानली ने इस बंदे का हाथ काट दिया था, जिससे टाइलियो दर्द के मारे तड़पने लगता है। हानली उससे कह रहा था कि तू जितनी बार इसे उगाएगा मैं उतनी बार इसे काट दूंगा। हानली की बातों से टाइलियो गुस्से में चिल्लाने लगा। वेल यही तो हानली का मकसद है, इसे इतना गुस्सा दिलाओ कि ये सही डिसीजन ले ही ना पाए। और तभी वहाँ की फ्लोर के नीचे से येशी वहाँ पर आ जाता है। उसने आते ही इनके एक साथी पर हमला कर दिया था। हानली समझ जाता है कि अब येशी से निपटने के लिए उसकी जरूरत होगी, तो टाइलियो पर टैलिस्मान से ब्लास्ट करके सीधे अपनी टीम के पास पहुँच जाता है। दरअसल येशी के पास बहुत ही खतरनाक पॉइजन था, जिसमें वांग बुरी तरह से घायल हो गया। सॉन्गमेंग तो सीधे टाइलियो को संभालने के लिए रवाना हो जाता है। तब तक वहाँ पर किंग वेन की भी एंट्री हो गई। वह हानली से कहता है कि मुझे तुमसे मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पास्ट में तुम्हारे पास फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स थे, मगर अब तो तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बन चुके हो। तभी हानली को याद आता है कि उसकी कल्टीवेशन की जर्नी शुरू होते ही उसकी इन लोगों से मुलाकात हुई थी, और तभी से ये लोग फ्री कल्टीवेटर्स को गुमराह करके ब्लैक डेमन के लिए उन्हें सैक्रिफाइस करते आ रहे थे।
किंगविन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त की हालत ऐसी हो गई। पेंगू मेरी जो पार्टनर थी वो बेचारी भी तुम्हारे हाथों मारी गई। जिस पर हानली कहता है कि तुम लोगों ने भी मेरे दोस्त शाओ शियान को खत्म किया था। चलो आज तुम्हें मार के मैं अपनी दोस्त की मौत का बदला ले सकता हूँ। और उसी वक्त एशी ने हानली पर अटैक कर दिया, मगर हानली उसे काउंटर करने के लिए उस पर अपने पपेट छोड़ देता है। साथ ही साथ हानली ने किंगविन पर अपने टैलिस्मान से फायर अटैक किया था, मगर किंगविन फॉरेस्ट शेल्टर का यूज करते हुए खुद के आसपास एक शील्ड बना लेता है। इनफैक्ट वो अपनी वुड में हानली को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो फॉरेस्ट डिस्क का यूज करते हुए हानली पर हमले करने लगा, जिससे हानली जैसे तैसे बच जाता है। इधर सॉन्गमिंग टाइलियो से कहता है कि मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि तू मेरा शिकार है। जिस पर टाइलियो कहता है कि तू इन लोगों से थोड़ा अलग है, तेरी स्किल भी काफी यूनिक है। जिस पर सॉन्गमिंग कहता है ऑफ कोर्स मैं सॉन्ग फैमिली का बड़ा बेटा हूँ और तेरे लुक से लग रहा है कि तू कोई भाड़े पर खरीदा हुआ किलर होगा। जिस पर टाइलियो कहता है कि तुम लोग कभी हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं पाओगे। कल्टीवेटर्स कभी मॉर्टल्स की दुनिया पर ध्यान नहीं देते, हमारी दुनिया खतरे में है। जिस पर सॉन्गमिंग कहने लगा कि तू खुद हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है, तो तेरे मुंह से सच्चाई वाली बातें अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद अपने स्पीयर से टाइलियो पर मल्टीपल अटैक करने लगा, जिसमें टाइलियो बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर सॉन्गमिंग पूरी तरह से टाइलियो को डोमिनेट कर रहा था। उसने टाइलियो की जबरदस्त पिटाई कर दी थी। वही दूसरी तरफ हम सीनियर लियो को देख पाते हैं, जो कि सोर्ड टेक्निक का यूज करके थक गए, मगर ब्लड कुकुन ब्रेक होने का नाम नहीं लेता। तो सीनियर लियो ने अपनी एक स्पेशल टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उन्होंने अपना ब्लड भी सैक्रिफाइस किया था, जिससे उन्होंने अपनी 1000 टेक्निक को और ज्यादा पावरफुल बनाया। और उसी वक्त जूस ब्लड कुकुन के पास चला जाता है। उसे लग रहा था कि वो बिंगियाओं पर अटैक करेगा, मगर वो खुद ही बिंगियाओं के हाथों घायल हो जाता है। सीनियर लियो ने इन लोगों को दूर रहने के लिए बताया था, मगर ये उनकी नहीं सुनते, जिसकी वजह से वांग के सामने सीनियर जू की मौत हो गई। अब तक बिंगियाओं की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसे रोकने के लिए सीनियर लियो के साथ और कोई नहीं। मीनवाइल वो अपने आइस पियर्सर से उन पर अटैक कर देता है। इधर हानली किंगविन को चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। उसकी फॉरेस्ट टेक्निक हानली पर भारी पड़ जाती है, तो उसी वक्त सीनियर लियो हानली से अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए बात करने लगे। वो कहने लगे कि जल्दी से इस बंदे को निपटा कर मेरे पास आ जाओ, मैं बिंगियाओं को अकेले होल्ड नहीं कर सकता। तो हानली ने अजूर सोर्ड से उस पर अटैक कर दिया। साथ ही साथ जेनेसिस बीड से वहाँ पर एक बहुत ही जोरों का धमाका कर देता है, जिससे किंगविन की फॉरेस्ट शील्ड ब्रेक होकर वो काफी पीछे ढकेला जाता है। और तभी हानली ने उसे उकसाने के लिए एक वाइन गोड बाहर निकाल लिया। वेल ये गोड किंगविन की गर्लफ्रेंड पिंगू का था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तो उसने भी अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने आसपास ब्लड कुकुन फॉर्म कर लिया, ताकि वो खुद की पावर्स को बढ़ा पाए। वही दूसरी तरफ हम सीनियर लियो को देख पाते हैं, जिनका फॉर्म अब थोड़ा सा बदल गया था। उन्होंने गोल्डन एट ट्राइग्राम को समन करते हुए अर्थ थंडर रिटर्निंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर पावरफुल टैलिस्मान्स की बारिश होने लगती है, जिससे बिंगियाओ जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। उसी वक्त सीनियर लियो ने फायर थंडर बाइट को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते बिंगियाओ की सिर पर एक फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि उस पर तलवारों की बारिश करने लगा। मगर बिंगियाओ की बोन डिवाउरिंग व्हील उसे इस अटैक से भी प्रोटेक्ट कर रही थी। तो हानली ने मौका मिलते ही बिंगियाओ पर स्नीक अटैक किया। वही दूसरी तरफ सीनियर लियो अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं। उन्होंने अपने माथे से एक ब्लड ड्रॉप निकालकर फिनिक्स टैलिस्मान में ऐड कर दिया। वह एक ट्रू ट्रेजर है जिसमें असीम शक्तियाँ थी। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सीनियर लियो इन लोगों को खत्म करने के लिए इतने डेस्परेट होंगे। उनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। इधर टाइलियो ने भी अपनी ब्लड सोर्ड को समन करके सॉन्ग के साथ जबरदस्त फाइट शुरू कर दी, मगर सॉन्ग उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए अपना स्पीयर उसके सीने में घुसाकर उसे घसीटने लगा। वो कहता है मरने से पहले अपना नाम बता देना, ताकि तेरे ग्रेवस्टोन पर मैं उसे काफ करूंगा। जिस पर टाइलियो से दूर पुश करके कहने लगा कि मेरा नाम है टाइलियो और तू मेरे ही हाथों मारा जाएगा। और उसी वक्त सॉन्ग ने उसे वहाँ की दीवार पर जोरों से पटक दिया। वही दूसरी तरफ हानली बिंगियाओं के व्हील से बचते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ये बंदा हद से ज्यादा पावरफुल था। तो हानली ने अपने गोल्ड बीटल सॉन्ग से उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। बिंगियाओ इससे तो बच गया, मगर ये हानली का ट्रैप था। उसने बिंगियाओ को सिल्वर थ्रेड में जकड़कर अपनी अजूर सोर्ड उस पर रिलीज कर दी। हालांकि वो बंदा खुद को आजाद करते हुए आइस लांसेस का यूज करके हानली की सोर्ड को रोक रहा था, मगर अजूर सोर्ड ने 1 बाय 1 उसकी सारी शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए वो सीधे उसकी बॉडी में घुस गई। मगर बिंगियाओ इतना धीर था कि अभी भी उस सोर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हानली ने एकदम कूल अंदाज में उसका गला काट के बिंगियाओ का चैप्टर क्लोज कर दिया। ये सब देखकर तो टाइलियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी सॉन्गमिंग कहता है देख लिया ना मेरी दोस्त की पावर को। टाइलियो तो अब बहुत ज्यादा भड़क गया था, क्योंकि उसकी
उसकी टीम का एक साथी मारा गया, तो अब वो भी इनमें से एक को कम करना चाहता था। मीनवाइल सॉन्ग ने अपने मल्टीपल स्पीयर एक साथ ही उस पर रिलीज कर दिए, जिससे टाइलियो अपनी सोर्ड से रोकने की कोशिश करता है, मगर थोड़ी देर में उसकी सोर्ड ने जवाब दे दिया और फिर सॉन्ग के सारे स्पीयर सीधे टाइलियो की बॉडी में घुस जाते हैं। वहीं पर हानली देखता है कि सीनियर लियो किंगवेन के ब्लड कुकुन को खत्म करने की फिराक में है, तो वो सीधे एशे से निपटने पहुंच गया। अभी तक तो हानली के पपेट्स ही इस बंदे को संभाल रहे थे, मगर हानली ने उन्हें साइड में हटाते हुए सीधा वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद वो किंगवेन के ब्लड कुकुन के पास आ जाता है। मगर तब तक फिनिक्स टैलिस्मान एक्टिवेट हो गया, जिससे सीनियर लियो के हेयर भी व्हाइट कलर में बदल गए थे और फाइनली वहाँ पर एक बहुत ही विशाल और खतरनाक फिनिक्स बर्ड आ जाता है। सीनियर लियो हानली और सॉन्ग मिंग से कह रहे थे कि अब तुम पीछे हट जाओ, तो ये सभी लोग वहाँ से साइड में हट गए और अब सीनियर लियो ने बड़े ही कूल अंदाज में अपना फिनिक्स बर्ड सीधे टाइलियो पर रिलीज कर दिया। टाइलियो तो बस हैरान होकर इस फिनिक्स को घूरे जा रहा था और फिर उस फिनिक्स के एक ही अटैक में टाइलियो की बॉडी राख में बदल गई, जो देखकर एशे डर के मारे वहाँ से भागने लगा। लेकिन फिनिक्स बर्ड उस पर भी हमला कर देता है और अब अगला नंबर था किंगवेन का। ये तो अभी तक अपने कुकुन से बाहर भी नहीं आ पाया और फिर फिनिक्स बर्ड ने उसे भी एक ही सेकंड के अंदर निपटा दिया। ये तीनों ब्लड सर्वेंट काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर इसके बावजूद भी सीनियर लियो ने एक ही शॉट में हैट्रिक मार दी। सॉन्ग मिंग तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फाइनली वो फिनिक्स बर्ड अपने लॉर्ड के पास आकर वहाँ पर एक डोमिनेटिंग नजारा शो करने लगा। सीनियर लियो ने दिखा दिया था कि वो डीमन से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। एंड इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।